इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो कमेटी हम डालते थे ना, जितने ही देते थे उतने ही मिलते थे, लेकिन ये ऐसी कमेटी है कि ये जब भी आप फ़र्ज़ करें 1 साल 1.5 साल आपने 2 साल रख लिया तो ये डबल हो जाएगी। पैसा जो है ना, पैसा एक ऐसी एनर्जी है कि इसको अगर आप होल्ड करेंगे ना, रोकेंगे ना, तो ये मर जाएगा, ये दम दे जाएगा, ये बदबू दे जाएगा, ठीक है ना। ये पैसा वैल्यू तभी देता है जब आप अगले के हाथ पे रखते हैं या कहीं उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये कारोबार जो है ना, एतबार की चीज़ है। ये जो मैंने बताया, जो लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, अपने फेस नहीं सामने ला रहे, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग भूल जाएं, ठीक है ना। फेस वैल्यू कारोबार में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी फेस वैल्यू बना के रखें ना, आपको कुछ भी नहीं बचता ना, बहुत बचेगा। लोगों ने पैसा देखा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग मुलाज़म पेशा होते हैं, उन्होंने पैसा नहीं देखा होता। वो इनको समझते हैं ये एक कामयाबी की अलामत है, वो इन्हीं को तो ट्रैप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी NTV। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी सोच होती है कि भाई जहां इन्वेस्ट करें वहां आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो और आपका पैसा भी महफूज रहे। तो ये वीडियो अगर आप सुन लेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। देखिए जी, रियल एस्टेट जो है ना, दो ही कुदरत की करेंसियाँ हैं। एक रियल एस्टेट है, ठीक है ना, और एक गोल्ड है, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ें हैं, मेनली ये जो दोनों हैं कुदरत की करेंसियां हैं, ये इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, ठीक है ना। गोल्ड की भी हमेशा रहेगी, रियल एस्टेट की भी हमेशा रहेगी। अच्छा, गोल्ड का जो मामला है वो तो जो हमारे यहाँ फीस ज़माना राइज है, वो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको आपको फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपकी पर्सनल ज़रूरत है, उसके लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे कि मैं ये सोने का सेट ख़रीद लूँगा और उसके बाद मैं ये बेच लूँगा और उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो वाला मामला नहीं है। गोल्ड के अंदर आप ये वाला इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आपकी अगर आने वाले 10 साल के बाद ज़रूरत है और आज आप गोल्ड का सेट खरीद के रख लेते हैं कि 10 साल के बाद ज़रूरत होगी, तो वो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि रियल एस्टेट के अंदर आप पैसा लगा के 10 सालों में कई गुना ज़्यादा पैसे को आप अपने को ग्रो कर लेते हैं। तो लिहाजा उसके मुकाबले में ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होता है और आप प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट में जो है ना, हर चीज़ रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट क्या है कि जो ऑन ग्राउंड रेडी या रेडी होते हुए एसेट्स हैं। अब रेडी का तो आपने लिया, अपने नाम कराया और आप किया और आपको किराया आ रहा है, वो तो किसी A क्लास हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है तो वो तो आप ले लेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर आप ऐसा जगह लेते हैं कि जहां अभी डाउन पेमेंट है, उन्होंने बिल्डिंग बनानी है और उन्होंने डिलीवर करनी है, तो फिर आपको क्रेडिबिलिटी चेक करनी होगी, बिल्डर की, सोसाइटी की, लीगैलिटी, ऑल अप्रूवल्स हैं कि नहीं है, हर चीज़ आपको चेक करके वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि एडवांटेज ज़्यादा है, डाउन पेमेंट में एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि वो आपका पैसा थोड़ा थोड़ा जा रहा है। अभी 30% गया है, कल को 2% 3% जाएगा। ऐसे कर करके साल में हो सकता है आपका कोई 40% सरमाया गया हो, ठीक है ना। लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी साथ साथ बढ़ रही है, यानी आपका एक प्रोग्राम, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रही है और आप भी आस्ता आस्ता पैसे दे रहे हैं। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो कमेटी हम डालते थे ना, जितने ही देते थे उतने ही मिलते थे, लेकिन ये ऐसी कमेटी है कि ये जब भी आप फ़र्ज़ करें 1 साल 1.5 साल आपने 2 साल रख लिया तो ये डबल हो जाएगी। तो आपका पैसा डबल होकर आपको मिल सकता है 3 साल में, 4 साल में। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने उतना ही देना है, लेकिन उसकी वैल्यू जब आप अपना पेमेंट प्लान मुकम्मल करेंगे तो वैल्यू डबल हो चुकी होगी। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये माजी के स्टैट्स के ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 2 सालों में ही ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो आने वाले टाइम के अंदर तो ये कम तो होने वाले नहीं। कोई चीज़ आपकी दानिश के अंदर, आपकी याददाश्त के अंदर कोई ऐसी नहीं है कि सस्ती हो गई हो। हाँ, सस्ती हुई है तो इंसान की इज़्ज़त व तकरीम सस्ती हुई है, इंसान के वोट की वैल्यू सस्ती हुई है, इंसान की कदर घटी है अनफॉर्चुनेटली। और नाइंसाफ़ी और नाइंसाफ़ माशरे के अंदर ये ज़्यादा जुल्म हुआ है। जो एडवांस माशरे हैं वहाँ कम हुआ है, लेकिन वहाँ भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा इंसानों के साथ जो हाथ हुआ है वो तीसरी दुनिया के अंदर हुआ है। तो रियल एस्टेट के अंदर जब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं कि जहां आपका 30% है, तो बाकी बिल्डिंग बनती रहती है और आपका पैसा डबल होता रहता है। जब आप पूरी पेमेंट मुकम्मल करते हैं आपका पैसा डबल हो जाता है। ये एक तरीका है। अच्छा, अगर कोई और तरीका आपकी समझ में आता है, फ़र्ज़ करें, देखिए बाकी बहुत सारे स्कैम हैं,
90% स्कैम है, 10% जेन्युइन है। आप कहेंगे ये तो बहुत ही खतरनाक रेशो है। अब खतरनाक रेशो इसलिए है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी का बोर्ड लगा के और दफ्तर बना के और वो फार्म बेचना शुरू कर देता है, और वो जो अदारे हैं वो उसको चेक ही नहीं करते। वो रज़िया शरीफ में बड़ा सा दफ्तर खोल लेता है, हैं जी ये पता नहीं निरमा सोसाइटी है, ये पता नहीं फलानी सोसाइटी है, वो इतना बड़ा दफ्तर है, कोई उधर पहुंच ही नहीं सकता, गनमैन खड़े हुए हैं, माल अंदर आ रहा है, बैग्स पैसा आ रहा है, फलाना है, पता लगता है वो स्कैम हो गया। रज़िया शरीफ प्लाजा वाला जो है वो उसके बाद वो हाल खाली हो गया, फिर अगली गली पार्टी के लिए वो इंतज़ार कर रहा है। वो कौन सा चेक करता है कि भाई ये जायज़ भी काम है, ये नाजायज़ भी है, इनकी जो लैंड भी है इतनी, या कितने फार्म बेच चुके हैं। इस रज़िया शरीफ प्लाजा में बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हुए। ये इस्लामाबाद ब्लू एरिया के अंदर सारी 2 नंबर सोसाइटियाँ जो हैं वो मेनली वहीं बैठी हुई थी, और वो लोग वहाँ फंसते गए बेचारे, और आज वो सारे फंसे हुए। अब आप कहेंगे कि अब ये जो है ये कहाँ है, क्या है? देखिए, जिधर शीरा होता है ना, वहाँ मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। रियल एस्टेट एक शीरा है, ये सारी मक्खियाँ थी, वो मक्खियाँ अंडरग्राउंड हैं, और हमारी वीडियो देखती हैं वो मक्खियाँ, वो अंडरग्राउंड हुई हैं इस वक्त, क्योंकि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जिस तरह के वो भयानक लोग थे, जितने 2 नंबर घटिया धंधे करने वाले थे, वो आज अंडरग्राउंड हुए हैं। कल कोई और पैंतरा बदल के वो आ जाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अपने काम, अपने मिशन के ऊपर हैं कि हमने लोगों को इतना एजुकेट कर देना है कि कोई 10 बरूप के अंदर भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो हमारा जो बंदा है, जो हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो उसको ऐसे पहचान लेगा ये फ्रॉडी है। ठीक है ना? तो ये जहाँ वो शीरा होता है वहाँ मक्खियाँ आ जाती हैं। तो ये मक्खियाँ जो है, ये मक्खियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े प्रोटोकॉल, बड़े बड़े ड्राइवर, बड़े बड़े जो है ना गनमैन, बड़े बड़े जो है ना वो किचन हैं जी, वो उसके अंदर चाय कॉफ़ी शशके लड़कियाँ, ये सारे फ्रॉडिये मक्खियाँ जो रियल एस्टेट की मक्खियाँ हैं ये आ जाती हैं। अब आपको जो अच्छा दुकानदार है वो इन मक्खियों को भगाता है, जो अच्छी सोसाइटी है वो वहाँ फ्रॉड नहीं होने देती, जो अच्छे क्रेडिबल लोग हैं वो 2 नंबर लोगों को अपने साथ नहीं मिलाते। ये बात याद रखें। तो लिहाजा आपको चेक करना है, जिम्मेदारी आपकी है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये फिर इतना है तो हमें करने की, इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? देखिए, पैसा जो है ना, पैसा एक ऐसी एनर्जी है कि इसको अगर आप होल्ड करेंगे ना, रोकेंगे ना, तो ये मर जाएगा, ये दम दे जाएगा, ये बदबू दे जाएगा। ठीक है ना? ये पैसा वैल्यू तभी देता है जब आप अगले के हाथ पे रखते हैं, या कहीं उसको इन्वेस्ट करते हैं, या इवन किसी की मदद करते हैं। आपके पास कोई कर्ज लेके आता है, आप उसके हाथ पे 10,000 रुपये रख देते हैं। ठीक है ना? वो उसका शुक्रिया भी अदा करें, वो जायज़ आदमी है, वो हकदार है। वो 10,000 जो है ना, वो वैल्यू में आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, क्योंकि आपने बर वक्त हो दिया। और अगर आप देंगे नहीं, रखेंगे, तो वो मर जाएगा। इसी तरह पैसा, फर्ज करें आप कहीं 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अब पैसा हैप्पी हो जाता है, पैसा अपना काम करना शुरू कर देता है, पैसा और पैसे को लेकर आ जाता है, क्योंकि आपने उसे गलने सड़ने नहीं दिया, उसे बदबू नहीं देने दिया, आपने उसको चैनलाइज किया, इन्वेस्ट किया। ऐसे बेशुमार लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे साथ उनकी 5-5, 10-10 इन्वेस्टमेंट्स हैं, और हम उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट जो वो आती है, बिल्डिंग बनती है, उनको डिलीवर होती है किराए पे। अभी एक और बिल्डिंग में हमारे जो लोग इन्वेस्ट किया था उनका रेंटल शुरू हो जाएगा, तो वो उनका किराया शुरू हो रहा है उसी यूनिट के ऊपर। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी सर्विस है जो हम दे रहे हैं, और हमें इसकी बहुत दुआएं मिलती हैं, और अदरवाइज़ भी कारोबार है हमारा, फ्लोरिश हो रहा है कारोबार, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा पैसे की लालच तो नहीं है। हाँ, हमने अपना जायज़ जो मुआवजा है वो तो हम लेते हैं, लेकिन हम नाजायज़ नहीं करते हैं। इसीलिए ये कारोबार जो है ना, एतबार की चीज़ है। ये जो मैंने बताया, जो लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, अपने फेस नहीं सामने ला रहे, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग भूल जाएं। ठीक है ना? इसी तरह एक फ्रॉडिया था ईडन हाउसिंग सोसाइटी वाला, वो भी इंतज़ार कर रहा था कि लोग भूल जाएं, लेकिन फिर वो मर गया, बड़ी बुरी बीमारी हो गई, मर गया। उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार जो है वो उसका समधी था। लोगों ने उसकी लाश को उधर रोक लिया, उन्होंने कहा पहले पैसे दो तो फिर दफन होगा। जलालत की इंतहा हुई, और अगले जहान जाके वो किस मुंह में से जाएगा। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये इसमें अंदर मसाइल हैं। वो जो ईडन वाला भी इंतज़ार कर रहा था कि लोग भूल जाएं तो किसी और बेरूप में आ जाए, लेकिन लोग बड़े नुकसान में थे, तो उन्होंने उसका जनाजा ही रोक लिया। तो ये फ्रॉडिये अंडरग्राउंड होते हैं कि लोग उनको भूल जाएं। ठीक है ना? कोई मूछें रख लेंगे, कोई दाढ़ी रख लेंगे, कोई दाढ़ी वाले क्लीन शेव हो जाएंगे, वो अपना हुलिया ही बदल जाएंगे, क्योंकि फेस
वैल्यू कारोबार में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी फेस वैल्यू बना के रखें ना, आपको कुछ भी नहीं बचता ना, बहुत बचेगा। हिंदुस्तान की मिसाल है कि वहाँ एक बाज़ार के अंदर पाकिस्तानी गया, तो वहाँ बाज़ार के अंदर कपड़े की दुकानें थी। अब कपड़े की दुकान पे कोई इक्का दुक्का गाहक आता था जाता था। एक दुकान थी जिसके ऊपर गाहकी नहीं ख़त्म होती थी, रश था, हर बंदा आ रहा है, इतना कपड़ा ले जा रहा है, इतना ले जा रहा है। अब वो बंदा जो था पाकिस्तान से गया, उसने कहा ये सारे बाज़ार में गाहकी नहीं है तो आपकी बहुत गाहकी है। उसके करीब हुआ, उससे बातचीत की, उसने चाय मंगाई, चाय पी, गपशप हो गई, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं कारोबार को समझना चाहता हूँ, आपकी गाहकी नहीं ख़त्म होती, बाकी लोगों के पास काम ही नहीं है ना। तो इसकी क्या वजह है? उसने कहा इसकी वजह है कि हम बहुत कम मुआवजा लेते हैं और उसके ऊपर हम माल बेचते हैं। हमारे पास लोग आते हैं और ये होलसेल तरह का है, जिसको जितना चाहिए वो ले जाता है। और किसी को एक सूट चाहिए तो मार्केट में जितने में उसको एक सूट आएगा, हमारे पास 2.5 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। तो हमारा ये रेट है, इसलिए हमारा काम चलता है। तो उसने कहा आपका प्रॉफिट क्या है? उसने कहा प्रॉफिट हमारा है, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। उसने कहा क्या प्रॉफिट है? उसने कहा ये थान है, इसके अंदर एक लकड़ी होती है, वो निकलती है तो वो हमारा प्रॉफिट है। एक मिसाल दी उसने कि मैंने ये रेशो है, ये वजह है। अब एक तो तरफ ये जो फ्रॉडिये हैं, उनका प्रोटोकॉल, उनका शबशबा, उनका शशका, वो लोग दे के आंखें मूंद लेते। लोगों ने पैसा देखा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग मुलाजम पेशा होते हैं, उन्होंने पैसा नहीं देखा होता। वो इनको समझते हैं ये एक कामयाबी की अलामत है, वो इन्हीं को तो ट्रैप करते हैं। एक मुलाजमत पेशा बंदा, उसकी 2-4 लाख रुपए तनख्वाह फ़र्ज़ करो, वो एक जगह जाता है, वो दफ्तर शुरू होता है, ख़त्म ही नहीं होता। वो अंदर लोग हैं, अंदर लड़कियां हैं, अंदर ऐसे माहौल है, वो सारे हैं, है ना। तो वो क्या करेगा? ठीक है ना। वो तो समझता है ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, ये तो बहुत बड़ी एम्पायर है। ऐसे ही हुआ और हो रहा है, आज से नहीं, को 30 साल से हो रहा है यही काम, और लोग लुटते जा रहे हैं, लेकिन लोग बाशऊर नहीं हो रहे। ऊपर से जो मीडिया है वो भी नहीं उनको बाशऊर कर रहा, क्योंकि हर मीडिया रियल एस्टेट टाइकून या रियल एस्टेट सोसाइटी के मालिक का अखबार चैनल है। तो ये है बदकिस्मती से कि भाई बात ये है कि ये है रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम। अब अगर फर्ज करो रियल एस्टेट का मालिक ही उसको तनख्वाह देता है, तो वो कैसे इंसाफ के साथ बात कर सकेगा? वो एक सोसाइटी को पकड़ा है, उसके ऊपर वीडियो बनाएगा, व्यूज क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और जिसकी वो दूसरे की तो वो बात कर ही नहीं सकता, उस तरफ तो जा नहीं सकता, उधर तो चाहती नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो जय्यद सहाफ़ी है, क्रेडिबल है, वो सहाफ़ियों का मौलवी है, ठीक है ना। जो अदरवाइज मौलवी होते हैं वो ये साहब है इसका। तो ये बदकिस्मती है। आप कहेंगे कि ये मुल्क में इतनी सारे मसाइल हैं। देखिए, मसाइल इस मुल्क में नहीं है, और जगहों पे भी होंगे, हिंदुस्तान में भी होंगे, हर जगह होंगे। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में शायद लोग ज़्यादा बाशऊर हों पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि हिंदुस्तान में फिर एक जमहूरियत है, पाकिस्तान में वो नहीं है। चलो जैसी भी जमहूरियत है वहाँ है, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रहा है अनफॉर्चुनेटली। इससे क्या होता है, डिक्टेटरशिप का नुकसान क्या होता है? इससे ये होता है कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ें होती हैं, उसमें करप्शन में भी एक कोई तरीक़ाकार होता है। डिक्टेटरशिप में ऊपर से हुक्म आ गया, चिट्ठी आ गई, वो सब कुछ जो है वो जायज़ हो गया, और कोई थ्रू प्रॉपर चैनल रहता नहीं। पाकिस्तान का हर अदारा जो है वो हुआ है, ठीक है ना, बेअसर हुआ है, वो काम ही नहीं कर रहा। हम 2000 मुशर्रफ के दौर में सोचते थे कि जी वो काम नहीं करने देते। आज क्या लेवल होगा आप सोच लीजिए, इतने सालों के बाद मामला आगे से आगे ही बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये है जुल्म का माशरा। इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है आपको बड़ा समझदार होना पड़ेगा। किसी के दबदबे में नहीं आना, किसी के रोब में नहीं आना, किसी के ड्रामे में नहीं आना, किसी के जो है ना वो फिल्म, कईयों का ड्रामा है, कईयों की फिल्म है, उसमें नहीं आना, हैं जी। फिल्म वाले जो बड़े बड़े किरदार हैं उनमें नहीं आना। तो आपने फिर आपका पैसा जो है वो महफूज रहेगा, या वो किसी काबिल होगा, किसी जगह होगा। अदरवाइज़ ये कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप, हाँ, बुनियादी बातें 2-4-5 बातें आप बनाए समझ लें। पहली बात कि लीगलिटी चेक कर लें, दूसरी बात लोकेशन चेक कर लें, तीसरी बात कि वो बंदा जो आपको दे रहा है वो चीज़ है उसकी क्या लीगल पोजीशन है, स्टैंडिंग है, ठीक है ना। और फिर कभी भी बड़ा ना इन्वेस्ट करें, छोटा सा इन्वेस्ट करें, एक्सपीरियंस लें, देखें, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। यानी ये कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेजुअली आपकी बढ़नी चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये चंद तजावीज़ हैं उन लोगों के लिए जो कि खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं। बाकी है कि अगर आप खुद लालच में नहीं आएंगे, ये भी इसमें बहुत बड़ा पहलू है, ठीक है।
ठीक है ना, तो फिर आपका मामला ठीक रहेगा और आपको फ़ायदा रहेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।